सीडीपी का जो हमारा टॉपिक वाला कॉन्सेप्ट था वो तो कंप्लीट हो गया है। हम अब पीवाईक्यू के 6th पार्ट की तरफ आए हैं। तो हम चलिए अब हम अपने पीवाईक्यू को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए फिर अपने पीवाईक्यू 30 में से 30 क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं। आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पीवाईक्यू को फिर से लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग इंटेलिजेंस टेस्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जर्वेशन शुड बी टू कंपेयर चिल्ड्रन इन स्पेसिफिक डोमेन एंड एबिलिटी। मतलब जो बुद्धि परीक्षण में है, विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चे विशिष्ट आयाम और क्षमताओं की तुलना करना चाहिए। मतलब दो बच्चे हैं, उनको कंपेयर करना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, ये तो गलत ही है, नहीं करना चाहिए। इंटेलिजेंस इज एन इनेट एबिलिटी एंड कैन नॉट बी नर्चर्ड। मतलब बुद्धिमान एक जन्मजात क्षमता है। बुद्धिमान एक जन्मजात क्षमता है क्या? तो ये बात तो है, लेकिन इसे पोषित नहीं किया जा सकता। इसे पोषित नहीं किया जा सकता ये नहीं है, इसे पोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो हमारा क्या है? पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अ टीचर हु कंसेंशुअली टेक्स एग्जाम्पल ऑफ साइंटिस्ट ऑन ऑल जेंडर इन हर मिडल स्कूल क्लासरूम इज ट्राइंग टू। मतलब एक शिक्षिका है, क्या करती है, जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है। कोशिश कर रही है कि वो क्या कोशिश कर रही है, वो क्या ट्राई कर रही है? रेनफोर्स जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर भेदभाव को मजबूत कर रही है? तो नहीं, वो तो कम करने का ट्राई कर रही है ना। तो एनेबल जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर पहचानने में सक्षम है, कर रही है? नहीं, ये भी गलत है। कंस्ट्रक्ट जेंडर कंसिस्टेंटी, जेंडर स्थिरता का निर्माण कर रही है? नहीं, ये भी नहीं कर रही। ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप, तो ये बात ठीक है, जेंडर रूढ़िवादा को तोड़ रही है कि वो सभी को क्या कर रही है, एक साइंटिस्ट के एग्जाम्पल के रूप में ले रही है, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, तो सबको एक ही थाली में नाप रही है। तो वो जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ रही है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑल गर्ल्स आर हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर्स वाइल बॉय आर इंटेलिजेंट एंड डोमिनेटिंग। इसमें क्या बोला है कि जो सभी लड़कियां हैं वो मेहनती हैं, सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदार होती हैं, जबकि लड़के बुद्धिमान और रोबदार होते हैं। तो क्या ये बात सच है? तो ये देखिए, पहले दूसरा पढ़ लेते हैं। टू डिस्टिंक्टिव बायोलॉजिकल ब्रेन्स प्रोड्यूस ऑल डिफरेंसेस in physical cognitive skill as well as personality and temperament in girl and boy। मतलब दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कियों में शारीरिक और संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तिगत और स्वभाव के सभी मतभेदों का उत्पादन करते हैं। तो ये क्या ठीक है? तो नहीं, पहला भी गलत है कि सभी लड़कियां ही हार्ड वर्किंग होती हैं, और उनके तो पहला भी गलत है कि सभी लड़कियां हार्डवर्क होती हैं और सिंसियर होती हैं, और सारे बॉयज़ ही इंटेलिजेंट होते हैं और डोमिनेट होते हैं। और दूसरा भी गलत है कि क्या है, पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट इनका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंस ऑफ स्टूडेंट शुड बी सीन एज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रेफरेंस, विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं किस तरह से देखा जाना चाहिए? तो कैसे देखा जाना चाहिए? तो कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटी अमंग सम चिल्ड्रन, मतलब एबनॉर्मल, कुछ बच्चे को संज्ञानात्मक असमानता से देखा जाना चाहिए? नहीं। डेवलपमेंटल डिफेक्ट अमंग द सम चिल्ड्रन, मतलब विकास जो कमियां हैं उनकी वो देखनी चाहिए? नहीं। नॉर्मल डिपिक्शन ऑफ डाइवर्सिटी, मतलब विविधता को सामान्य चित्रण से देखना चाहिए? तो ये बात ठीक है। एबनॉर्मल पैरामीटर द डिफरिंग IQ, आई के हिसाब से उनको अलग अलग कर देना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? द काइंड ऑफ असेसमेंट इन विच अ स्टूडेंट स्कोर आर कंपेयर्ड विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ अदर स्टूडेंट इज कॉल्ड। वह आंकलन जो किसी विद्यार्थी
के प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थी के औसत प्रदर्शन में तुलना करने के लिए किया जाता है। तो वो कौन सा मतलब जो एवरेज बच्चा है वो दूसरे बच्चे से कंपेयर करने के लिए किया जाता है, तो उस हम असेसमेंट को क्या बोलते हैं ये पूछा गया है। तो क्या फॉर्मेट रेफरेंस बोलते हैं? नहीं। नॉर्म रेफरेंट बोलते हैं, हाँ नॉर्म रेफरेंट बोलते हैं, मानक संदर्भित बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लासरूम असेसमेंट इज करेक्ट। मतलब क्लासरूम असेसमेंट के रूप में कौन सा करेक्ट बोला गया है। तो देखते हैं, असेसमेंट शुड इन्फ्लुएंस द स्टूडेंट कॉग्निटिव प्रोसेस वाइल दे स्टडी। मतलब आंकलन को छात्रों के अध्ययन करते समय संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को प्रभावित करना चाहिए। हाँ, ये ठीक बात है कि जो असेसमेंट करते समय उनके कॉग्निटिव प्रोसेस को प्रभावित करना चाहिए। असेसमेंट शुड सर्व अ लर्निंग एक्सपीरियंस देमसेल्फ। मतलब आंकलन को अपने आप में सीखने के अनुभव के रूप में काम करना चाहिए। हाँ, ये भी ठीक बात है। तो दूसरा भी ठीक है। असेसमेंट शुड क्रिएट फियर। असेसमेंट क्या फियर क्रिएट करता है एंड स्ट्रेस देता है। तो ये बात गलत है कि वो फियर और स्ट्रेस नहीं देता। असेसमेंट शुड बी स्टैंडर्डाइज। असेसमेंट स्टैंडर्डाइज नहीं होना चाहिए और नॉन रेफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा ही ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड प्रमोट हायर ऑर्डर क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग स्किल अमंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा। तो इसमें से कौन सा जो देगा, तो नाउन में आइडेंटिफाई द नाउन्स मेंशन इन स्पेसिफिक न्यूज़पेपर आर्टिकल। एक विशिष्ट अखबार के लेख में अलिखित संज्ञान को पहचाने। नहीं, ये गलत है। रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड्स। मतलब अखबार पढ़ो और नई सूचियाँ बनाओ। तो ये भी नहीं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के बच्चों के लिए नहीं है। रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल एंड थिंक द सुटेबल टाइटल। अब उसका टाइटल दो अच्छे से, तो ये वाला भी नहीं है कि टाइटल देना भी हायर ऑर्डर क्रिटिकल बच्चों के लिए नहीं है। आइडेंटिफाई द असम्पशन अंडरलाइंग टू न्यूज़पेपर आर्टिकल डिपिक्टिंग द सेम इवेंट्स। हाँ, ये हो सकता है। एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों को निहित मान्यताओं को पहचानो। ठीक है, ये वाला ठीक है। तो ये क्या है, हायर ऑर्डर थिंकिंग बच्चे के लिए ये सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि स्टूडेंट्स विद पुअर राइटिंग एबिलिटी। क्या स्टूडेंट विद पुअर राइटिंग एबिलिटी आर ऑफन स्टीरियोटाइप्ड बाय देयर टीचर एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। मतलब खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। तो ये किया जाता है, तो ये गलत ही माना जाएगा ना, कि उनको चित्रित किया जाता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है वो, ये चीज़ माना जाता है ना। तो यहाँ पे क्या कि उनको ऐसे चित्रित किया जाता है। लेकिन दूसरा पढ़ते हैं, टीचर टेंड्स टू हैव इम्प्लिक्ट बायस एंड होल्ड assumption अबाउट स्टूडेंट लर्निंग बिहेवियर दैट कैन अफेक्ट स्टूडेंट ग्रोथ। तो शिक्षिका जो है अंतर्निहित पूर्वाग्रह हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकता है। तो ये बात ठीक है कि उनके विकास को प्रभावित, अगर ऐसे करोगे तो उसके विकास को प्रभावित ही करेगा। तो यहाँ पे बोथ करेक्ट हो जाएगा और दोनों क्या है, रीजनिंग भी ठीक दी है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अवे प्रमोट डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। मतलब यहाँ पे नॉट बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। तो कौन सा तरीका नहीं है वो हमें ढूंढना है। देखते हैं, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर यूनिक आइडेंटिटी एंड कल्चर। क्या हम विद्यार्थियों के अनूठी पहचान और संस्कृति को व्यक्त करने के प्रोत्साहित करें। तो ये करना अच्छी बात है,
ये हमें करना चाहिए। एडेप्टिंग बिहेवियर बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइपिंग स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड एंड कल्चर, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृति के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना, मतलब जो स्टीरियोटाइप है उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए। तो हमसे गलत ही पूछा है, तो यही सही हो सकता है। आगे भी देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू इंटरेक्ट विद इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कल्चर, ठीक है कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए और इंटरेक्ट करवाना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस को और बैकग्राउंड कल्चर को एक साथ। इनकॉर्पोरेट अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंस इन करिकुलम, मतलब पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोण और अनुभवों को शामिल करना चाहिए। तो ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग पूछा गया है। अगला देखेंगे, अगला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच ऑफ लर्निंग एबिलिटी, करेक्ट मैच ढूंढना है हमें लर्निंग डिसेबिलिटी एंड चैलेंज कॉज बाय इट, मतलब अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल बताना है। तो देखते हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया क्या करता है, इम्पैक्ट फाइन मोटर स्किल एंड स्पेलिंग, मतलब किस पे डिस्ग्राफिया है, किससे, लेखन संबंधित अक्षमता है ना। तो ये क्या करता है, फाइन मोटर स्किल्स पे और स्पेलिंग्स पे हमारे इफेक्ट करता है। तो क्या ये ठीक है, हाँ ये ठीक है। डिसलेक्सिया इम्पैक्ट एबिलिटी टू लर्न नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, तो नहीं, डिसलेक्सिया क्या है, रीडिंग से रिलेटेड है, रीडिंग से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। डिस्प्रैक्सिया इम्पैक्ट एबिलिटी टू सी हियर एंड टॉक प्रॉपरली, नहीं, डिस्प्रैक्सिया ये नहीं है, देखने से संबंधित नहीं है। डिस्कैलकुलिया इम्पैक्ट एबिलिटी टू रीड एंड लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल, नहीं, डिस्कैलकुलिया क्या है, मैथ से संबंधित अक्षमता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला ही ठीक होगा और सारा गलत है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट स्ट्रगलिंग विद ऑटिज्म, स्टूडेंट एक कोई है वो ऑटिज्म से वो है क्या, जूझ रहा है। शो इज, तो उसके अंदर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो दिखेंगी। तो आई कॉन्टेक्ट ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, मतलब उसके एक बातचीत के दौरान आंखों को संपर्क स्थापित करने में, मतलब आई कांटेक्ट बना के रखो, तो वो क्या उससे वो ठीक हो जाएगा, नहीं। क्या होता है, फैमिलियर एंड प्रिडिक्टेबल रूटीन, मतलब परिचित और पूर्वानुमान दिनचर्या का पालन करना चाहिए। तो ये बात ठीक है कि यही करना चाहिए उनके साथ। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला है अबाउट गिफ्टेड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, वो हमें पता लगाना है। तो चिल्ड्रन कैन बी गिफ्टेड इन मोर देन वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंट, अगर चिल्ड्रन कोई गिफ्टेड है तो उसके अंदर क्या है, एक से अधिक प्रकार की बुद्धि हो सकती है। तो ये बात ठीक है ना। गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बोर्न विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी एंड पोटेंशियल दैट नीड टू बी नर्चर्ड, ठीक है। प्रभावशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। तो ये बात भी ठीक है, हमारा दूसरा भी ठीक हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे, गिफ्टेड चिल्ड्रन हैव लोअर सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी एंड पुअर इमेजिनेशन स्किल, पर प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उन्हें कल्पना शक्ति में कमज़ोर होते हैं। तो ये बात गलत है यहाँ पे, तो हमसे गलत ही पूछा है, तो यही ठीक हो सकता है। चिल्ड्रन कैन बी गिफ्टेड एट अ डिफरेंट लेवल एंड सम कैन हैव सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी ऑल्सो, तो हाँ ये बात भी ठीक मानी जाएगी। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही क्या है हमारा करेक्ट है, क्योंकि हमारा इनकरेक्ट पूछा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन क्या है, एरर एनालिसिस बाय स्टूडेंट, जैसे विद्यार्थियों द्वारा स्वत्रुटि विश्लेषण कैसे होता है। तो अब ये कैसे होगा, तो देखिए, हिंडर मेटाकॉग्निशन स्किल ऑफ स्टूडेंट, तो विद्यार्थियों में अधिसंज्ञानात्मक कौशल में बाधा डालता है, नहीं, तो हिंडर नहीं पहनता है, उसको और अच्छा प्रोवाइड करता है। इज अ फर्टाइल एक्टिविटी इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है, नहीं, ये भी गलत माना जाएगा। सपोर्ट स्टूडेंट इन रिटेनिंग देयर लर्निंग, मतलब विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है, तो ये वाला ठीक है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट बताना है हमें डिक्लेरेटिव नॉलेज एंड प्रोसीजरल नॉलेज के बारे में। क्या आंसर करेक्ट है? घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही माना जाएगा? तो अब देखते हैं हम इसमें। डिक्लेरेटिव नॉलेज इज ऑल्सो नॉन एज एनालिटिकल नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज को ही एनालिटिकल नॉलेज बोलते हैं, तो ये नहीं, ये गलत है। प्रोसीजरल नॉलेज इज जनरली प्रोसेस ओरिएंटेड इन नेचर। तो ये बात ठीक है कि प्रोसीजरल नॉलेज प्रोसेस ओरिएंटेड नेचर से होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर एक कार्य उन्मुख होता है। ठीक, तो यही ठीक माना गया है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है कंटेंट विच रिक्वायर एन एक्सटेंशन और मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टेक डैश टाइम फॉर लर्निंग एंड रिटेन्ड फॉर द ड्यूरेशन। तो ये इसमें क्या बोला है कि जिन विषय वस्तु को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में डैश समय लगता है और वे क्या होते हैं, डैश अवधि के लिए स्मृत होते हैं। तो अब क्या है कि मॉडिफिकेशन चाहिए उनको, एग्जिस्टिंग स्कीमा में स्ट्रक्चर बना के रखना है, तो उसमें क्या लंबा टाइम लगेगा और लंबे टाइम तक वो स्मृति में रहेगी भी। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अगला क्या है, टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रेन टू फोकस ऑन क्वेश्चन सच एज what is my learning goal and what do I need to do to get there। मतलब शिक्षकों, यहाँ पे लिखा है शिक्षकों को बच्चों को एक ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ऐसे चीज़ों पे लक्ष्य करना चाहिए। ठीक बात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और दूसरा देखते हैं, तो ये ठीक हो बोला गया है। व्हेन स्टूडेंट अंडरस्टैंड हाउ टू सेल्फ असेस देयर वर्क परफॉर्मेंस दे कैन यूज दिस अंडरस्टैंडिंग टू हेल्प देम सेल्फ लर्न एंड प्रोग्रेस। जब छात्र समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वह इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ठीक है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन गाइडेड डिस्कवरी अप्रोच ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में कौन सा इसमें से आंसर करेक्ट होगा? तो कौन सा होगा, नो प्रायर प्लानिंग एंड प्रीवियस नॉलेज इन रिक्वायर्ड। मतलब इसमें किसी भी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो नहीं, प्रायर नॉलेज प्लानिंग की भी आवश्यकता पड़ती है और प्रीवियस नॉलेज की भी आवश्यकता होती है। तो ये पहले ही गलत हो गया यहाँ पे। अपॉर्चुनिटी आर प्रोवाइडेड टू लर्न टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर देमसेल्फ। तो ये वाला ठीक लग रहा है थोड़ा सा कि शिक्षार्थी को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो ये बात ठीक है। टीचर एक्ट एज अ डिटेक्टर एंड लर्नर एक्ट एज लिसनर। तो ये नहीं होना चाहिए कि वो डिटेक्टर की तरह काम करे और तानाशाह की तरह काम करे और बच्चा क्या है पैसिवली सुने। तो ये वाला गलत हो जाएगा। लर्नर आर लेफ्ट ऑन देयर आउन विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरवेंशन बाय टीचर। मतलब शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों के उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर का काम करेगी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट लग रहा है हमारा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी नॉट इफेक्टिव। नॉट इफेक्टिव बोला है वाइल डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है रणनीति बच्चों के वैचारिक समझ विकास करते समय कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से अगर हम देखें तो प्रेजेंटिंग नॉन एग्जाम्पल टू शो व्हाट द कॉन्सेप्ट इज नॉट। तो
तो ये वाला तो ठीक है कि हमें अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, तो हमें एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहिए ना, तो ये बात तो ठीक है। तो यहाँ पे ये पर हमें गलत पूछा है, आस्किंग स्टूडेंट टू जनरेट देयर ओन एग्जाम्पल, मतलब विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए, जिससे उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, तो ये बात भी ठीक है। अगला क्या है, आस्किंग स्टूडेंट टू मेमोराइज द डिफिनेशन एज इट इज, अब रट्टा मारने को बोलना चाहिए, मतलब याद करने को बोलना चाहिए, तो यही गलत है, तो यहाँ पे यही गलत पूछा ही है, तो हमें सही यही सही हो जाएगा। अगला क्या बोला है, एन एक्टिव मिडल स्कूल क्लासरूम शुड बी फाउंडेड ऑन द थियोरेटिकल प्रिंसिपल ऑफ, तो थियोरेटिकल प्रिंसिपल क्या है, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके संवैधानिक सिद्धांतों पर स्थापित की जानी चाहिए, तो किस पे की जानी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए पहले साइको डायनेमिज्म पे करनी जानी चाहिए, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे की जानी चाहिए, सोशियो एनालिसिस पे किया जाना चाहिए, या बिहेवियरिज्म पे किया जाना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे किया जाना चाहिए, सोसाइटी के साथ करके किया, सामाजिक रचनावाद पे किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्या है, एम्पैथी डिपेंड ऑन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट अदर्स have feeling and to judge their feelings, तो ये क्या है, सहानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं और उनकी भावनाओं के ये है, तो क्या ये ठीक बात है, तो नहीं। अब यहाँ पे ये ठीक बात कही जा सकती है ना, कि दूसरों की भावनाओं को समझो अपने अनुसार। इमोशन एंड कॉग्निशन आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये बात गलत है बिल्कुल, कि जो इमोशन है और कॉग्निशन है एक दूसरे से संबंधित माना जाता है, तो यहाँ पे पहला तो ठीक है पर दूसरा गलत हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, तो अगला क्वेश्चन है कि A middle school teacher can enable student become strategic, self-motivated learner by, अब एक माध्यमिक स्कूल के शिक्षक छात्रों की रणनीति स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी बनने में किस प्रकार सक्षम बना सकती है, ये बोला गया है, तो किस तरह से सक्षम बना सकती है, तो देखते हैं। प्रोवाइडिंग वेरिड फॉर्म ऑफ रेनफोर्समेंट फ्रॉम एवरी टास्क कंप्लीटेड, मतलब रेनफोर्समेंट दे, मतलब उसको क्या करे, पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बल प्रदान करे, तो हर कार्य के लिए पुनर्बल प्रदान करेगी, तो ये गलत है। डिटेक्टिंग वेल प्रिपेयर्ड आंसर टू क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक, अब पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह लिखवा कर देखें, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। स्ट्रेसिंग अपॉन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्टिंग ऑन द एंड ऑफ द टर्म, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे, तो ये भी गलत है। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू डेवलप देयर मेटाकॉग्निटिव नॉलेज एंड स्किल, अब क्या करें, एनकरेज करें मेटाकॉग्निटिव नॉलेज और स्किल पे ध्यान दे, छात्रों को उन्हें अधिसंज्ञात्मक और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये वाला बात ठीक बोला गया है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्प्लीफाई इंट्रेंसिक मोटिवेशन, इंट्रेंसिक मोटिवेशन के बारे में हमें उदाहरण बताना है, तो इसमें क्या हो जाता है कि मोटिवेशन ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड, इंट्रेंसिक मोटिवेशन एक्सटर्नल रिवॉर्ड से कैसे वो होगा, है ना, तो ये गलत है। मोटिवेशन ड्राइवन गेनिंग द अप्रिसिएशन ऑफ अदर्स, दूसरे क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो इंट्रेंसिक मोटिवेशन होगा नहीं। मोटिवेशन ड्राइवन बाय कंपटीशन विद अदर, दूसरों से कंपटीशन करने की भावना आ रही है, तो ये क्या इंट्रेंसिक होगा, नहीं। मोटिवेशन ड्राइवन बाय पर्सनल इंटरेस्ट और इंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, मोटिवेशन क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट और टास्क को एंजॉय करने के ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डिबेट और इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक डिबेट है जो बताया जा रहा है, डज एन इंडिविजुअल बायोलॉजिकली डिटरमाइंड सेक्स ब्रिंग विद द
with it all characteristics that define one socially constructed gender। अब यहाँ पे क्या बोला है, क्या किसी व्यक्ति का जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को प्रभावित करती है। तो इसमें क्या बोला है, जो बायोलॉजिकल जेंडर है वो जो सोशल जेंडर है वो दोनों कैरेक्टर सेम माना गया है, ये सही बात है या नहीं, ये पूछा गया है इसमें कि जो बायोलॉजिकल है किसी इंडिविजुअल का और जो सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है जेंडर वो दोनों सेम माना गया है या दोनों सेम है। तो ये बात देखते हैं सेम है या नहीं। कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस व्यू इन द डेवलपमेंट, मतलब विकास का निरंतर विचिंतन दृष्टिकोण होता है। स्टेबल और अनस्टेबल हो सकता है, नहीं, ये दोनों ही गलत है। एंटिटी इंक्रीमेंटल व्यू एंटिटी, नहीं। ये जो बायोलॉजिकल और सोशल जो बनाया गया है तो नेचर और नर्चर इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही साथ है तभी ये बनता है। तो यहाँ पे क्या है कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखेंगे, A major developmental task during dash is the search of identity, personal, sexual और occupational। अब इसमें क्या बोला है कि डैश के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत, यौन और व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो ये क्या मानी जाएगी, कब ये होता है, मतलब पर्सनल, सेक्सुअल और ऑक्यूपेशनल जो चीज़ें हैं ये कब होती है डेवलपमेंट के दौरान। क्या वो अर्ली चाइल्डहुड में होएगी, एडोलेसेंस में होएगी, क्या वो अडल्टहुड में होएगी या मिडल चाइल्डहुड में ये होएगी। तो क्या ये सच बात है, तो ये क्या होगी, दूसरा एडोलेसेंस में होएगी, किशोरावस्था में होएगी। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चिल्ड्रन लर्न वैल्यू नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी इज ओवर्ट एज वेल एज कवर्ट वे, मतलब बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। तो क्या ये सही बात है, ठीक है, देखते हैं आगे। तो अब रीजनिंग में क्या बोल दिया है इन्होंने, रीजनिंग में बोला है कि सोशलाइजेशन इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ पासिंग द कस्टम एंड रिचुअल ऑफ द सोसाइटी। समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने के लिए एक सरल प्रक्रिया है। तो ये सरल प्रक्रिया नहीं है, ये जटिल प्रक्रिया है। तो दूसरा यहाँ पे गलत हो जाएगा, पहला ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला है कि एज पर जीन पियाजे थ्योरी, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग फ्रॉम कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। इसमें क्या बोला है कि फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग से कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग की तरफ। जैसे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है, मतलब डिफरेंट करती है, बताना है हमें। तो ये कौन सी हो सकती है, कंजर्वेशन, सिंबॉलिक प्ले। सिंबॉलिक प्ले तो क्या होता है कि बिल्कुल पहले ही स्टेज में आता है, कंजर्वेशन किस में आता है, दूसरे स्टेज में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस तो बिल्कुल इन्फेंसी पीरियड में ही होता है। तो सबसे अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक आती है जो इसको क्या करती है, कंक्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ अलग करती है। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ सिग्निफिकेंट क्रिटिक ऑफ जीन पियाजे is that he failed the adequately consider the influence of dash on development। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट आलोचना क्या है, वह विकास पर डैश के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल थे। तो किस चीज़ पे वो विफल थे, तो ये देखते हैं। तो वो कल्चरल, संस्कृति को उन्होंने ज़्यादा भाव नहीं दिया है, वो एक्टिविटी, मैचुरेशन, एक्सपीरियंस, इन सबको इन्होंने इन पे बात की है, लेकिन कल्चर पे उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। तो ये इनका एक क्रिटिक हो सकता है या आलोचना हो सकती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है। तो इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा है देखते हैं। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेड, ये किस में होता है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब
अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुमुखीकरण ये किस में आती है? अधिक से अधिक संख्याओं के लिए सबसे अच्छा, नहीं, ये गलत माना जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेड अपहोल्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस और फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब कानून और व्यवस्था अनुमुखन, मानवता के लिए सामाजिक न्याय के सिद्धांत को कायम रखना, तो ये भी नहीं, लॉ और ऑर्डर मानवता के लिए सिद्धांत को कायम रखना नहीं होता है। तो यहाँ पे अगला सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड कंसीडर्ड ऑफ परसेप्शन टू ऑफ अदर, तो क्या ये ठीक है? सामाजिक अनुबंध अनुमुखीकरण क्या है? दूसरों की धारणा पर ध्यान देना, तो दूसरों की धारणा पर ध्यान देना सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड नहीं है। यहाँ पे क्या है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन क्या है? अवॉइडेंस ऑफ बैड कॉन्सिक्वेंस, तो दंड और आज्ञाकारिता अनुमुखन क्या होता है? बुरे परिणामों से बचाव, तो हाँ, ये सच बात है कि पनिशमेंट से बचने के लिए हमें ये काम करना है। तो यहाँ पे क्या है? चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की आर सिमिलर इन देयर बिलीव, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण किसमें सिमिलर थे, किसमें एक जैसे थे, ये देखते हैं। तो किसमें थे? लैंग्वेज इन्फ्लुएंस एंड डिटरमाइन थॉट्स, नहीं, लैंग्वेज और क्या बोला था? लैंग्वेज पे इन दोनों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे। कल्चर हैज़ अ प्रोहिबिटेड इफेक्ट ऑन द लर्निंग, पियाजे ने तो कल्चर की बात की ही नहीं थी, लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने कल्चर पे ही ध्यान दिया था, सोशल और कल्चर पे ही ज़्यादा ध्यान दिया था। तो ये क्या है? ये भी नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक प्लेस इन अ स्टेज लाइक प्रोग्रेशन, तो अब यहाँ पे क्या है? जीन पियाजे ने स्टेजेस की बात की थी और वाइगोत्स्की ने क्या बोली थी कि कॉन्टिन्यूअस होता है डेवलपमेंट, तो यहाँ पे भी ये गलत हो गया। चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, तो ये चीज, ये दोनों इस बात पे ये क्या होते हैं? सहमत हुए थे कि बच्चे क्या है? अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होने वाला है आज का, तो चलिए देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की प्रपोज दैट, लेव वाइगोत्स्की ने क्या बोला है? तो लेव वाइगोत्स्की ने क्वालिटेटिव की बात की है या क्वांटिटेटिव की बात की है या क्वालिटेटिव की बात की है? तो ये दोनों तो इस पे इन्होंने बात ही नहीं किया है। चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल विच इंक्लूड टास्क दे कैन डू विद द अदर सपोर्ट, तो हाँ, इसमें क्या कहा है? स्कैप फोल्डिंग मोर नॉलेजेबल अदर की इन्होंने बात की है, तो ये इसी की बात कर रहा है कि चिल्ड्रन हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, कि बच्चे के पास बहुत क्षमता होती है जिसमें वे कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं, तो ये बात इन्होंने ठीक बोली है। चिल्ड्रन आर बोर्न अनरूली एंड सोसाइटी नीड्स टू टीच, तो सोसाइटी की बात नहीं की है कि वो अनियंत्रित पैदा होते हैं और समाज उन्हें सिखाने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं बोला है उन्होंने, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।